नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार बनने की शपथ ग्रहण की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। लगभग नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का भी चुनाव कल होना है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इतना याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी इवेंट जब करती है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के हर इवेंट में भारतीय जनता पार्टी की दूरदृष्टि होती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करती हो या भारतीय जनता पार्टी के मंच पर जब किसी व्यक्ति को जगह मिलता है उसके पीछे एक खास संकेत होता है। अब जब कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव होना है तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बनेगा और क्या जाने कौन जाने मुख्यमंत्री भी बन सकता है। चूंकि कल ही शाम में मतलब शपथ ग्रहण की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से इस शपथ ग्रहण समारोह की मेगा स्तर पर तैयारी हो रही है कुछ न कुछ बड़ा होने का संकेत भी दे रहा है। तो हम जानते हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है उसका संकेत क्या है। तो 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। एक केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और दूसरी हैं उत्तर प्रदेश से ही आने वाली भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता साध्वी निरंजन ज्योति। अब समझिए कि इन दोनों के बीच तालमेल क्या है। अब मैं क्यों कह रहा हूं, इसके संकेत कुछ विशेष है, उसके कारण को समझिए। प्रायः आपने देखा होगा कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने वरिष्ठतम नेताओं को भेजती है। वरिष्ठतम नेता मतलब आपने देखा होगा राजस्थान में राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे केंद्रीय स्तर के नेताओं को प्रायः आप देखेंगे कि बीजेपी भेजती रही है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे चेहरों को बीजेपी बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बना रही है। उसको आप देखिए दोनों के, चूंकि बीजेपी की बिहार की राजनीति में हर वक्त बीजेपी की नजर होती है सामाजिक समीकरणों पर। आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा अगर बिहार में कोई बना है तो वो सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी इसलिए नहीं बने हैं कि सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसका कि संबंध एक खास विचारधारा से है, दक्षिणपंथी राजनीति से है, हिंदुत्व की राजनीति से है, राष्ट्रवादी राजनीति से है और प्रायः आप देखेंगे राज्यों से लेकर केंद्र तक की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष पद है वो आरएसएस बैकग्राउंड के लोगों के द्वारा ही ट्रेंड व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा हो, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में नंद कुमार साय हो, ये जितने भी चेहरे हैं अपवाद छोड़ दीजिए आप, चाहे वो झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने खैर बीच में अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन इन सबका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस का बैकग्राउंड है, विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड है, उसी हिंदूवादी राजनीति का बैकग्राउंड है, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। लेकिन बिहार में बीजेपी ने अगर सम्राट चौधरी को अपना नेता बनाकर दूसरे दल से आने के बावजूद, चूंकि इनकी ट्रेनिंग राजनीतिक शिक्षा दीक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास साथ हुई नहीं, चूंकि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी अपने प्रारंभिक राजनीतिक दिनों में कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अंतिम, उनके निकटतम लोगों में हुआ करते थे शकुनी चौधरी। फिर समय आया
लालू यादव का तिलिस्म, लालू यादव का करिश्मा लालू यादव के साथ आए, लेकिन कुछ ही दिन के बाद लालू यादव का साथ छोड़ दिया और चले गए नीतीश कुमार के साथ समता पार्टी का जब गठन हुआ तो। और उसके बाद से आया राम गया राम की राजनीति रही, मतलब कभी आरजेडी कभी नीतीश कुमार, फिर सम्राट चौधरी आए, सम्राट चौधरी आरजेडी होते हुए फिर जदयू में आए, जदयू से चले गए जीतन राम मांझी के साथ, फिर जीतन राम मांझी भाया जीतन राम मांझी बीजेपी में इनका प्रवेश हुआ, अब बीजेपी में है। तो इस माने सम्राट चौधरी को बीजेपी आज बिहार में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर अगर रखी है अगर, तो बीजेपी का निश्चित रूप से एकमात्र कारण है बिहार का सामाजिक समीकरण। बीजेपी की योजना जो है उसमें गैर यादव पिछड़ा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यादव जाति के लोग आरजेडी के साथ हैं। बीजेपी ने यादव में जाति में घुसपैठ करने का प्रयास किया था 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी लगभग 150 सीटें लड़ी थी और 33 यादव जाति के उम्मीदवारों को बीजेपी ने चुनाव लड़ाया था, लेकिन बीजेपी को सफलता नहीं मिली। बीजेपी को सफलता नहीं मिली नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से, बीजेपी को सफलता नहीं मिली नंदकिशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से, बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली जब बीजेपी के 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद से अब तक 3 यादव जाति के लोग बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। सबसे पहले जगदम्बी प्रसाद यादव, फिर नंदकिशोर यादव, फिर नित्यानंद राय। लेकिन बीजेपी को यादव वोट बैंक में घुसपैठ करने की में सफलता नहीं मिली अभी तक। तो उसके बाद गैर यादव पिछड़ा में बीजेपी ने, चूंकि कुर्मी जाति से नीतीश कुमार है, तो उसके बाद सबसे बड़ी जाति यादवों के बाद बनती है कुशवाहा, और इसी कुशवाहा समाज को टारगेट करने के लिए बीजेपी ने सम्राट चौधरी पर दांव लगाया हुआ है। इसीलिए सम्राट चौधरी को पहले बिहार में विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, और आज कहा जा रहा है कि शायद अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा अगर कभी, तो सम्राट चौधरी नंबर 1 पर दावेदार है। तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की माने उनकी वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब पहली बार बीजेपी की 2017 में माने नरेंद्र मोदी के युग में आने के बाद जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन दिनों केशव प्रसाद मौर्य की चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में जो है वो पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए। और कई बार विगत साल भरों के अंदर, 1 साल के अंदर मैं बता रहा हूं, विगत 1 साल के अंदर जब से जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुआ है, तब से केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगातार गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लिया जाता है। और केशव प्रसाद मौर्य का भी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड विश्व हिंदू परिषद का है। उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद से। खांटी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, खांटी हिंदूवादी नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य का पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में आना एक बड़ा संकेत है। साथ ही साध्वी निरंजना ज्योति, और इस चुनाव में देखेंगे निरंजना ज्योति पर आऊं, उससे पहले 1 मिनट और मैं लूंगा आपका केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी। देखिए, बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों में यादव के बाद नंबर 2 जगह कुशवाहा समाज का है। लेकिन एक अंतर क्या है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल के दौरान यादवों का जो चरित्र चित्रण हो गया, वो गाहे बगाहे दोषी कौन है अलग से हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में जो गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है, जो दलित महादलित समाज है, वो यादवों की आक्रामकता से डरकर ही एनडीए को भारी बहुमत देता रहा है 2005 के बाद। ये एक सच्चाई है। लेकिन कुशवाहा जाति का ऐसी कोई पहचान नहीं है कि कुशवाहा अपने संख्या बल से किसी अन्य जाति को दबाने का प्रयास करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर सम्राट चौधरी का चयन किया, और इसी में आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, जिससे कि बिहार की राजनीति में अभी आपने देखा बिहार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उसके बाद जितने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं,
उन्हीं के बराबर रैलियां केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। मतलब राज्य स्तरीय नेताओं में देखेंगे तो सबसे अधिक रैलियां चुनाव प्रचार के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। क्योंकि एनडीए को आशंका थी कि कुशवाहा समाज ने लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए का साथ छोड़ दिया था, बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। एनडीए को आशंका थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ये जो शाहाबाद का इलाका था, मगध प्रमंडल का इलाका था, ये जो पटना, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, गया, सासाराम, भभुआ, भोजपुर, बक्सर का जो इलाका है, इसमें जो एनडीए का प्रदर्शन खराब रहा था पिछली बार, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कारण यह था कि कुशवाहा समाज ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इस बार वो वोट बैंक वापस आया। तो इन जितने भी ये क्षेत्र हैं, साथ ही चंपारण का इलाका जहां कुशवाहा जाति की आबादी अच्छी खासी है, सीतामढ़ी, शिवहर का इलाका जहां कुशवाहा जाति की आबादी अच्छी खासी है, इन सब इलाकों में केशव प्रसाद मौर्य की माने बड़े पैमाने पर रैलियां करवाई गई। साथ ही निरंजना ज्योति साध्वी है, लेकिन आती है मल्लाह समाज से, निषाद समाज से आती है। और बिहार की राजनीति में इस बार निषाद के नाम पर, मुकेश सहनी के नाम पर सन ऑफ मल्लाह ने कैसे कैसे खेल किया। अति पिछड़ा समाज में दो सबसे बड़ा संख्या बल है धानुक जाति की। उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार और मध्य बिहार का जो इलाका है उसमें कहार जाति की। तो इसे, और उसके बाद सबसे बड़ी आबादी है मल्लाहों की। जितनी भी उपजातियां हैं सबको मिला देंगे तो ठीक है। तो इन इलाकों, तो इस चुनाव में जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना मुकेश सहनी। इसीलिए साध्वी निरंजना ज्योति का जो है महत्व बढ़ जाता है। वैसे भी सहनी समाज, देखिए एक चीज इस परिणाम से भी सिद्ध है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से भी सहनी समाज का लगभग 90 के दशक में ही हिंदूकरण हो चुका है। वो पक्का भाजपाई वोटर बन चुके हैं। आप देखिए मुकेश सहनी की सफलता, जब मुकेश सहनी एनडीए के साथ होते हैं तो फायदा बीजेपी को भी मिलता है और मुकेश सहनी को भी मिलता है। लेकिन जब मुकेश सहनी जितना भी चुनाव लड़े हैं, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ, एक भी चुनाव में मुकेश सहनी को फायदा नहीं मिला, खाता नहीं खुला है। तो इसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी लगातार हर इवेंट को बीजेपी अपनी भविष्य की रणनीति से जोड़ती है। कोई भी काम ऐसा बीजेपी नहीं करती है जिसके पीछे कोई बड़ी योजना ना हो। इसीलिए पर्यवेक्षक के रूप में भी केशव प्रसाद मौर्य और सहनी समाज से मल्लाह समाज की साध्वी निरंजन ज्योति का बिहार आना बीजेपी की इसी रणनीति का अंग है कि किसी भी प्रकार से कुशवाहा समाज के माध्यम से पिछड़ा वर्ग और निरंजना ज्योति के माध्यम से अति पिछड़ा समाज को एक संदेश दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ही आपकी हित की चिंता करती है, भारतीय जनता पार्टी ही आपको सम्मान देती है। तो ये सम्मान देने वाली जो बात है ना, वो सबसे उसका मकसद जो है पर्यवेक्षकों के चुनाव में बिहार में यही है। अन्यथा प्रायः देखेंगे आप, जितने भी निकाल कर देख लीजिए आप सूची, जब बीजेपी ने कहीं सरकार बनाया है और विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ है, हर बार केंद्रीय नेता ही पर्यवेक्षक बनकर गए हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ऐसे नेता ही, पीयूष गोयल, ऐसे लोग जाते रहे हैं। लेकिन पहली बार है जब बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजना जैसे चेहरों को बिहार में पर्यवेक्षक, बिहार जैसे राज्य में जितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है बिहार, वहां भेज रही है। देखिए बीजेपी के लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों है बिहार? बीजेपी उस हरियाणा में सरकार बना लेती है जहां बीजेपी की 15 वर्ष पहले तक हरियाणा में एक मतलब बहुत बेहतर स्थिति नहीं, बहुत कमजोर थी बीजेपी हरियाणा में। त्रिपुरा में याद कीजिए, आज से 10 साल पहले बीजेपी की क्या स्थिति होती थी, एक भी विधायक जीता नहीं करता था। तो ऐसे राज्यों में भी बीजेपी सरकार बना रही है। बिहार में आज तक बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सका। यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और बीजेपी अमित शाह, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी तरफ बढ़ रही है और इसीलिए इस प्रकार की रणनीति बीजेपी लगातार बनाती जा रही है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसको जानने में आपकी रुचि है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।